नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में जो ब्रिटिश शासन द्वारा अधिनियम बनाए गए थे, और उसके बाद आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ताज द्वारा जो अधिनियम बनाए गए थे। तो हमारा मेन हेडिंग था संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, इसमें हम बात कर चुके थे सन 1773 से लेके सन 1853 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सन 1853 तक की हमारी बात हो चुकी थी। मतलब 1853 का चार्टर्ड एक्ट जो था वो अपना लास्ट चार्टर्ड एक्ट था। अब हम आते हैं, बात करते हैं अगला जो हमारा प्रमुख घटना हुई थी, प्रमुख अधिनियम जो बना था, ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम तो आज हमारे पढ़ने का या फिर चर्चा करने का विषय रहेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1892 का अधिनियम, फिर 1909 का अधिनियम। तो आज हम 1858 के भारत शासन अधिनियम को चालू करते हैं। क्या आप क्या पढ़ेंगे आज? 1858, 1892, 1909। इसके बाद आगे भी चीज़ें हैं, 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो आज हम तीन अधिनियमों की बात करेंगे जो कि ब्रिटिश ताज शासन द्वारा भारत में लगाए गए थे, जिनमें प्रमुख है 1858 का भारत शासन अधिनियम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट वो लास्ट चार्टर्ड एक्ट था। ये मुझे अब जाके मालूम होता है कि वो लास्ट चार्टर्ड एक्ट था। अब हमारा अगला सवाल ये होना चाहिए कि 1853 के बाद चार्टर्ड एक्ट क्यों नहीं लाए। तो एक प्रमुख घटना हुई थी आपको याद होगा, सन 1857। सन 1857 को एक प्रमुख, बहुत ही भारत में एक घटना हुई थी जो कि अंग्रेज़ों के विरोध में थी। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ये मेरठ के सैनिक छावनी से शुरू हुई थी सन 1857 में, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी। मतलब भारतीयों को अब जाके लगने लगा था कि ये अंग्रेज़ों को हमको भगाना चाहिए अपने देश से, ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो 1857 में एक छोटी सी क्रांति हुई, जिसको कुछ भारत के लोगों ने भी उसको दबाने में या फिर उसको कुचलने में सहायता की। कुछ ऐसे राजा महाराजाओं का नाम भी आता है जो 1857 की क्रांति में धोखा भी दिए और उसको सफल ना होने में अहम रोल निभाए। तो 1857 की क्रांति को हम बाद में समझेंगे, मतलब वो इतिहास का पोर्शन है, लेकिन अभी मतलब 1858 का भारत शासन अधिनियम आने का एक प्रमुख कारण था जो कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू पड़ा। और चार्टर्ड एक्ट की जगह यही मतलब बनना था 1853 के बाद 20 साल जोड़ लीजिए 73 में, लेकिन 1858 में भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। उसका रीजन मेन था 1857 की क्रांति। अब एक हुआ करते थे लॉर्ड पाल्मस्टन, जो कि वहाँ के पीएम हुआ करते थे, ब्रिटेन का पीएम हुआ करते थे। तो उन्होंने एक अधिनियम लाया जो कि भारत शासन अधिनियम बनाने के लिए, लेकिन वो अपने उसमें सफल नहीं हो पाए, तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। ब्रिटिश जो उस समय संसद थी उसमें इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि उनके जो नीति और नियम शासन थे तो इतने अच्छे कारगर नहीं थे जो कि भारत शासन अधिनियम को ला पड़े। ठीक है। तो एक उसके बाद जो नए पीएम आए, हमारे नहीं मतलब अंग्रेज़ों के पीएम थे लॉर्ड डर्बी। ये मतलब इसमें ये प्रश्न ये बन सकता है, ऐसे वो उस समय अंग्रेज़ों के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे जिन्होंने भारत शासन अधिनियम लाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा? तो
लॉर्ड पाल्मस्टन, ठीक है, सन 1858। फिर उसके बाद कौन से ऐसे पीएम हैं जो लॉर्ड डर्बी जिन्होंने सफलतापूर्वक 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू किया। तो लॉर्ड डर्बी उन्हें जिन्होंने ये भी पीएम थे ब्रिटेन, इनको श्रेय जाता है भारत शासन अधिनियम का, ठीक है। इन्होंने विधेयक पेश किया। जैसे कोई भी नियम हो, कोई भी कानून अगर बनना हो तो उसके पहले वहाँ पर विधेयक लाया जाता है। भारत शासन अधिनियम नाम का विधेयक लाया गया ब्रिटिश संसद में और जाके फिर 1858 में ये पारित हुआ। अब ब्रिटिश संसद में पारित हो गया तो इसकी पहली बात ये है, इतनी बात आप लिख लेंगे अलग से, ठीक है। अब इसकी पहली बात ये थी कि भारत में इसकी घोषणा हुई। भारत में सन 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषणा की गई। भारत में लॉर्ड कैनिंग के भारत में सन 1858 में इस क्या उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उन्होंने घोषणा की। घोषणा पहला पॉइंट ये कि सन 1858 में भारत में लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा की गई कि भारत शासन अधिनियम लागू होगा, ठीक है। ये इसकी जगह भी पूछ लेता है तो वो कौन सी जगह था? इलाहाबाद, आज का प्रयागराज जो कहलाता है। अब दूसरी इसकी प्रमुख बात थी कि इसमें क्या हुआ कि निदेशक मंडल मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं नियंत्रक मंडल, ठीक है, दोनों पदों को समाप्त कर दिया गया। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता थी, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इस एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये आप समझ लेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं इसको निदेशक मंडल, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मतलब नियंत्रक मंडल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इन पदों को समाप्त कर दिया गया। समाप्त तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को पदों को समाप्त कर दिया गया। अब जो तीसरी बात आती है इसमें निकल के 1858 के भारत शासन अधिनियम में या फिर भारत सरकार अधिनियम में कि भारत का सचिव पद का नया सृजन किया गया। क्या हुआ? भारत सचिव पद निर्मित, ठीक है, रुकिए यार, निर्मित मतलब भारत में एक सचिव होगा जो कि मतलब ये नया पद आया भारत में, जो कि क्या करेगा, भारत में जो परिषद होंगे, ठीक है, उसको क्या करेगा, सहायता देगा। मतलब सचिव पद निर्मित हुआ तथा भारत में एक भारत परिषद की नियुक्त हुई, मतलब भारत परिषद का गठन हुआ, ठीक है। अब जब भारत परिषद का गठन हो गया तो आपको मतलब ये भी होगा कि भारत परिषद में कितने सदस्य होंगे। तो उस समय जो सदस्य किए गए तो इसमें टोटल भारत परिषद में सदस्यों की संख्या 15 थी, 15 सदस्य। इस प्रकार से तीन बातें हो गई। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की इलाहाबाद में एक, दूसरी बात COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को ख़त्म कर दिया गया। तीसरी बात सचिव पद का निर्माण हुआ तथा भारत परिषद का भी गठन हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब डिजॉल्व करके भारत परिषद का गठन हुआ, जिसमें 15 सदस्य होते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, ये बन गई आपको मान लो भारत परिषद, ठीक है, इसमें 15 सदस्य होंगे, 15 सदस्य, जिसमें 8 सदस्य और 7 सदस्यों में वर्गीकरण किया। तो 8 सदस्य ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो उस समय ब्रिटेन में शासन चल रहा था, वहाँ के लोगों को सेलेक्ट करके मनोनीत करके वहाँ की संसद द्वारा भेजा जाएगा। मतलब ब्रिटिश क्राउन के लोग देन ये 7 व्यक्ति जो थे वो क्या हुआ करते थे कि मतलब उसमें क्या चल रहा था, ब्रिटिश कंपनी, तो कंपनी के व्यक्ति, समझ में आया आपको। 8 व्यक्ति जो हुआ करते थे भारत परिषद में ब्रिटिश क्राउन के हुआ करते थे और कंपनी के व्यक्ति कितने हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे। इस तरह से भारत परिषद का गठन हुआ।
सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत परिषद का गठन कब हुआ? 1858 ईस्वी में। अब चौथी जो इसकी प्रमुख बात है वो चौथी प्रमुख बात की बात करें तो अभी तक भारत में पद क्या चल रहा था जो प्रमुख हुआ करता था भारत में? कंपनी का गवर्नर जनरल, मतलब भारत का गवर्नर जनरल। अब क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, भारत का गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया जाएगा। भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल पद काहे में ट्रांसफ़र हो गया? भारत का वायसराय कहलाएगा। ये आप यहाँ पे चौथी इसकी प्रमुख बात है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत का वायसराय कौन से अधिनियम से आया? तो सीधे आप टिक करेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ कि जो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सन 1773, सन 1833, उसके बाद फिर ये हो गया एक सन 1858। इसमें क्या बना था, क्या हुआ था? सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसमें भारत का गवर्नर जनरल। अब इसमें क्या पद आ गया? 1858 अधिनियम में वायसराय भारत का। ठीक है, तो सन 1858 में भारत का वायसराय पद आया। अब इसी समय एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे कौन? वो बने थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया, भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले देखिए रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद फिर बंगाल का गवर्नर जब वारेन हेस्टिंग बने थे, फिर भारत के गवर्नर जनरल जो बने थे, उसके बाद फिर तीसरे बने थे भारत के वायसराय। जो भारत के अभी वायसराय बनेंगे वो कौन है? तो भारत के वायसराय बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। देखिए आपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही पढ़ा है कि भारत में भारत शासन अधिनियम की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड कैनिंग ने की। तो उस समय मतलब लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने। ठीक है, उस समय गवर्नर थे लेकिन भारत के वायसराय भी पहले उनको बनाया गया। अब इसमें पांचवा पॉइंट जो है कि भारत सचिव तथा भारत परिषद, एक भारत सचिव को पद आया और भारत परिषद गठित हुई। तो भारत सचिव और भारत परिषद को जो वेतन दिए जाएंगे वो भारत के राजस्व से दिए जाएंगे। मतलब भारत सचिव तथा भारत परिषद वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये पॉइंट इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। मतलब भारत के सचिव तथा भारतीय परिषद को वेतन जो दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, अब ये भारत का जो गवर्नर जनरल बना था तो इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये वाला दूसरा नंबर। ठीक है, इसमें तो आप लॉर्ड कैनिंग कर देंगे, इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं। वारेन हेस्टिंग, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला चीज़ें रहता है, इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा। तो 1833 में भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, और भारत का पहला वायसराय जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग हुआ था। और इसमें 1 2 3 4 5 बातें हुई। एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी इस 1858 के भारत शासन अधिनियम की कि मतलब उस समय क्या दिल्ली में मुग़ल शासक हुआ करते थे। जैसे सबसे शुरू मुग़ल शासक जो शुरू हुआ था सन 1526 से
1526 बाबर से शुरू हुआ था मुग़ल शासन और अभी तक चला आ रहा था। तो मुग़ल दिल्ली में जो राज कर रहा था, राजगद्दी पे बैठा था, तो मुग़ल शासक ही था, वो था बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत उस पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले मुग़ल बादशाह पद समाप्त, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब जो भारत का पुराना राजा हुआ करता था उसको गद्दी से उतार दिया गया। इसका मतलब कि अब पूरी तरह से अंग्रेज़ों की या फिर ब्रिटेन की योजना बन चुकी है भारत में नियंत्रण करने की। तो ये रहे 1858 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख बातें। ठीक है, अब जो हम अगली बात करेंगे 1858 के बाद सन 1892 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आपको आशा करते समझ में आया होगा। आप इनको चीज़ों को आराम से अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, तो अगली हम बात आते हैं 1892 का अधिनियम। ठीक है, तो अभी तक 1773 से लेके सन 1858 तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आता है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इनके नाम को भी आपको ध्यान से लिखना है। तो अगला जो हेडिंग है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब 1892 के एक्ट में हम आते हैं। तो 1892 के एक्ट 1858 में भारत शासन अधिनियम बहुत प्रमुख अधिनियम था। उसके बाद एक छोटा सा एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं कि उसी समय देखिए भारत में सन 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस का गठन देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद भारतीय लोगों में मतलब भारतीय काफ़ी ज़्यादा सजग हो गए थे अपनी आज़ादी के लिए। और आज़ादी नहीं उस समय बोलें, मतलब विधि निर्माण बोले कि मतलब हमको कुछ ना कुछ नियम कानून चाहिए ही चाहिए। देखिए ये अपना मेन पॉइंट क्या है, संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखिए धीरे धीरे भारतीय लोगों में भी वो हो रहा है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ नियम होनी चाहिए जो भले ही अंग्रेज हमारे में शासन करते हैं लेकिन कुछ नियम के तहत करें। तो उनको सजग हो गए कि हमको कुछ ना कुछ नियम बनाओ जिसके तहत हम भी शामिल हों और तुम भी शामिल हो, उस तरह से शासन हो। तो 1858 में इसी उसके तहत क्या किया गया कि 1885 में कांग्रेस का गठन किया। किसके द्वारा किया गया, एक अंग्रेज व्यक्ति थे A.O. ह्यूम। अब तो क्या किया गया 1858 में कांग्रेस का गठन किया। इसमें कांग्रेस का गठन करने का उस समय उद्देश्य ये था कि भारतीयों को लगे कि हमने कांग्रेस का गठन कर दिया। तो थोड़ा सा जैसे जिस तरह प्रकार से छोटे बच्चे मतलब कभी कभी ज़्यादा रोते हैं तो उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप थोड़ा शांत रहे। तो उसी समय कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस का गठन अंग्रेज़ों द्वारा कर दिया गया कि और भारत के लोग ये सोचें कि हाँ ठीक है, हमको कुछ ना कुछ विधि का निर्माण हो गया है, कुछ ना कुछ हमको वो मिल गया, पावर मिल गया है। तो कुल मिला के 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब 1885 के बाद ये चीज़ें होंगी, मतलब समझ जाइए कि 1892 में आती आती चीज़ें कुछ ना कुछ भारत को पावर दे दिए जाएंगे। कुल मिला के ये देखा जाए तो ये हो गया 1885 में गठन। अब इसमें इसकी प्रमुख बातें जो थी कि इसमें क्या मिला भारत को, जो विधान परिषद हुआ करती थी उस समय, ठीक है, विधान परिषद में भारतीयों की शक्ति में वृद्धि कर दिया गया। मतलब कि भारत के लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने की आज़ादी दी गई। पार्टिसिपेट मीन्स
कि सिर्फ बजट सत्र होता था, तो पहले क्या होता था कि उसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, भारत के जो लोग हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत भारत बजट सत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दे, केवल एक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ना कि उसको फिर क्रॉस करने की कि नहीं भाई ऐसा क्यों है। खाली प्रश्न पूछ सकते हो और उसमें कोई अपना राय नहीं दे सकते हो। और तो कुल मिला के प्रश्न पूछ सकते हैं बजट में, और मतदान देने का अधिकार है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, केवल बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। मतलब बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार, मतदान नहीं दे सकते, मतदान नहीं दे सकते, ये आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से कि जो भारत का विधान परिषद में उसमें भारतीय लोगों को बजट सत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। दूसरे इसमें क्या बात थी, निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ, ठीक है। पहले क्या हुआ था, सब कुछ मनमानी हुआ करता था, लेकिन सन 1892 में निर्वाचन पद्धति का इस्तेमाल, ठीक है। अब मतलब जो विधान परिषद में काम काज हुआ करते थे उसमें सब चीज़ें निर्वाचन पद्धति के अनुसार होने लगी। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, क्या भारतीयों को निर्वाचन करने का तब अधिकार था? तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। मतलब अंग्रेजी लोग जो भी जिसको बनाना चाहते हैं वो आपस में वोट कर लेंगे, वो अपना चुन लेंगे। तो इस तरह से केवल 2 ही बातें 1892 के भारत परिषद अधिनियम की थी। अब 1892 के भारत शासन अधिनियम के बाद तीसरा एक सबसे बड़ा अधिनियम आता है सन 1909 का। तो अब हम इसको नए पेज पे लिखेंगे, 1909 का अधिनियम, जिसको मतलब अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो उसमें सन 1919 के भारत परिषद अधिनियम का ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम। अब जो अधिनियम हुआ करते थे उनका नाम भारत परिषद अधिनियम हुआ करता था। इस एक्ट को जानने के पहले, ठीक है, नहीं देखिए, सन 1858 में क्या आ गया था, एक भारत में सचिव होगा, ठीक है। और क्या होता था उस समय एक होता था वायसराय को पद आ चुका था। तो एक सचिव, ये हो गए सचिव, एक होगा ये वायसराय, ठीक है। ये हो गए सचिव, ये हो गए वायसराय। तो उस समय जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, उस समय जो भारत के सचिव हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, वो व्यक्ति का नाम था मार्ले। क्या नाम था, मार्ले। और जो उस समय वायसराय हुआ करते थे उनका नाम हुआ करता था मिंटो। ये जो सचिव थे भारत के, मार्ले नाम के व्यक्ति, और मिंटो जो थे वायसराय, मतलब MM 1909 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया देखिए, तो उनके नाम पे इस अधिनियम का सन 1909 में भारत परिषद अधिनियम का नाम एक और लिया जाता है, जो काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, मार्ले मिंटो सुधार। मतलब इसका एक और नाम अगर आ जाए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। कुल मिला के 1909 भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला जाए तो एक ही बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, मार्ले कौन थे, तो उस समय सचिव थे, और मिंटो क्या हुआ करते थे, उस समय के वायसराय हुआ करते थे।
अब ये दोनों लोग भारत के सचिव और भारत के वायसराय बहुत मिलजुल के काम कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हम बहुत ही शानदार भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तो इन्होंने इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार नाम से इस अधिनियम का नाम रख दिया था। अब क्या हुआ 1800, अब इसका उद्देश्य क्या था, इसमें पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि इसके पहले कौन सा अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम सन 1892। तो इसका उद्देश्य था 1909 भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार का कि 1892 अधिनियम में के दोषों को सुधार करना, दोषों को सुधार करना। देखिए समय जिस प्रकार आगे बढ़ता जाता है उस समय उसके बाद चीज़ों को समझ में आने लगता है। तो 1892 में अधिनियम बना, उसके बाद 1909 आ गया, तब तक समझ में आया कि हमने क्या गलत किया है, क्या गलत नीति बनाई है, क्या नियम गलत बनाए। तो उसके सुधार के लिए सन 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, ठीक है। दूसरा इसमें प्रमुख बात ये थी कि सन 1892 के बाद आपको एक घटना याद होगी, उस घटना का नाम था, ये हुआ भारत ये हो गया अपना वेस्ट बंगाल। तो सन 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। 16 अगस्त 1905 को भारत में बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक है। ये घटना सन 1905 में घटित हुई। ये भारत शासन अधिनियम का बना 1909 में बना। तो उस समय क्या था, जब 1905 में ये बना, मतलब बंगाल विभाजित हो गया, तो उस समय मतलब आप उस समय का माहौल समझ सकते हैं कि भारत में उग्रवादी टाइप के नेता और लोग, जो कि क्रांतिकारी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, तो क्रांतिकारी लोग मतलब ज़ोर शोर से विरोध करने लगे थे, ठीक है, कि भारत में ये अंग्रेज़ों को भगाओ, जिसमें एक नरम दल, गरम दल, ये सब चीज़ें थी। और देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और एक घटना आपको याद होगी सन 1907 की। सन 1907 में क्या हुआ था, सन 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। अभी आप वहाँ पर ये एक पॉइंट पढ़ के छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। 1907 में क्या हुआ था, सूरत में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस जो थी ना, वो 2 भागों में विभाजित हो गई। अब 2 भाग कौन कौन से वो थे, एक गरम दल के नेता और एक नरम दल के नेता। गरम दल और नरम दल के नेताओं के नाम आप हमेशा से 4वीं-5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गरम दल और नरम दल उसमें विभाजित होता है। कुल मिला के ये हुआ कि भारत में अब अंग्रेज़ों के लिए एक क्रांतिकारी भावना जगने लगे थे कि अब हमको अपने देश से भगाना है। तो सन 1909 में ये सब मद्देनज़र देखते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को अब तोड़ना चाहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब कुछ 1908-1905 में मतलब उग्रवादी नेता, क्रांतिकारी नेता तैयार हुए, तो उनको लगने लगा कि अब हम सेफ नहीं है, तो क्यों ना इनको अलग ही कर दिया जाए। तो 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि 1905 बंगाल का विभाजन कब हुआ। उसके बाद 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें गरम दल नरम दल हुआ। कुल मिला के अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि अब हम सेफ नहीं हैं, तो उन्होंने 1909 में भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक समिति बनी थी। इसमें दूसरा पॉइंट ये आप डाल सकते हैं, अरुणडेल समिति का गठन जो भारत परिषद अधिनियम, अब हम इसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम ना बोल के हम मार्ले मिंटो सुधार, आपको बार बार शब्द यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे वो चीज़ों को। तो अरुणडेल समिति जो बनी थी,
उसमें क्या हुआ था, उनकी अनुशंसा में ये क्या बनाया गया था, अधिनियम लाया गया था। जब भी कोई अधिनियम लाया जाता है, कोई विधेयक लाया जाता है या फिर कोई विधि लाया जाता है, तो उसके पहले कुछ लोगों की एक समिति बनती है जो उसमें मतलब पूरा रिसर्च करती है कि बनाने से क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा। तो अरुडेल समिति थी जो कि समिति बनी थी जिसके तहत मार्ले मिंटो सुधार बना था। ठीक है, अब इसमें तीसरी इसकी विशेषता है, मतलब इसको अगर हम इनको पॉइंट में ना रखें, इनको बैकग्राउंड में रखें कि क्यों ये बना गया था या फिर किसकी अनुशंसा में बना। तो ये दो ही बातें निकल गई, 1892 का अधिनियम के दोषों को सुधारने के लिए अरुडेल समिति द्वारा गठन किया गया इस नियम का, और 1905 में बंगाल विभाजन एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस भी दो पार्ट में घटित हो गई। तो इसके कारण इनको भारत में मार्ले मिंटो सुधार लाने की ज़रूरत पड़ी। अब इसकी जो प्रमुख बातें थी वो हम लिखेंगे, मेंस में प्रश्न सीधे आ जाते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार को अधिनियम को विस्तार में या फिर संक्षेप में समझाइए। तो इसमें केंद्रीय जो परिषद हुई थी, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, सदस्यों की संख्या 16 कर दी गई। सीधे यहाँ से ये आपको एक पॉइंट मिला। इस अधिनियम के तहत, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 हो गई। अब दूसरी इसकी प्रमुख बात जो निकल के आती है वो 16 नहीं की गई थी। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 हुआ करती थी, तो पहले उसमें प्लस कर दिया गया, तो अब संख्या हो गई 60। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, तो आपकी 60। ठीक है, ये हो गया, इसमें प्रमुख विशेषता थी। दूसरी इसकी विशेषता ये हुई कि वायसराय एवं उसकी परिषद में पहली बार भारत सदस्य को शामिल किया गया। समझ गए, ये बहुत ही अच्छा भारत के लोगों के लिए अच्छी बात थी। मतलब भारतीय लोगों को शामिल, भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। भारतीय सदस्य जो कि पहली बार सन 1909 के अधिनियम के तहत भारतीय व्यक्ति को अंग्रेज़ों की या फिर भारतीय विधान परिषद में शामिल किया गया। भारतीय विधान परिषद में शामिल ओके। तीसरा जो पॉइंट है इसमें, तीसरा जो इसका मुख्य बात है, एक हो गया केंद्रीय 1660, दूसरी बात हो गई भारतीय लोगों को शामिल किया गया, और तीसरी इसकी बात हुई कि हाँ, इसको मैं बता दूं, भारतीय विधान परिषद में यहाँ से प्रश्न उठेगा, पहली बार विधान परिषद में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्ति आपके हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको आप फैक्ट ग्रुप में याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बार भारतीयों को कब शामिल किया है, तो 1919 के मार्ले मिंटो सुधार में कौन शामिल हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। ठीक है, और ये भी आएगा कि संख्या कितनी कर दी गई, तो 60 कर दी गई। तीसरी बात इसकी जो प्रमुख बातें थी कि वायसराय एवं उसकी परिषद में, ये पॉइंट आपका हो गया वायसराय। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है उसको आप विशेष ध्यान से रखिए, समझिए इसको, नहीं मिटाएंगे नहीं। तीसरा पॉइंट है, इसको आप विशेष, जिसके लिए मार्ले मिंटो अधिनियम सबसे ज़्यादा जाना जाता है, सांप्रदायिकता। मतलब धर्म के आधार पर किसी भी चीज़ों को डिवाइड करना या फिर जोड़ना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। तो इस सांप्रदायिकता जो कि 1909 के भारत
परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का सबसे बड़ा मुद्दा था। तो क्या हुआ था उसमें, एक व्यक्ति थे, कौन था व्यक्ति, ये हुए थे वायसराय लॉर्ड मिंटो। ये व्यक्ति को अगर हम बोलें तो भारतीय इतिहास का सबसे अगर खराब व्यक्ति कहें तो हम उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि आज जो जितने भी भारत में मुद्दे हैं सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी घटनाएं घटित होती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जनक लॉर्ड मिंटो है। ठीक है, तो सब इसमें पॉइंट बना के लिख लेंगे। तीसरा, सांप्रदायिकता की प्रथम चाल। ठीक है, कब किया गया, मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, सांप्रदायिकता की प्रथम चाल कब किया गया, सन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। उसका सांप्रदायिकता का जनक कौन है, तो लॉर्ड मिंटो। उस व्यक्ति ने वहाँ से शुरू कर दिया कि भारत के लोगों को कम्युनिटी के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बांटना यहीं से शुरू किया। तो सांप्रदायिकता की प्रथम चाल थी, इसका जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न हर एग्ज़ाम में हर बार आता है। ठीक है, उस समय जो वोट हुआ करते थे, ठीक है, भारतीय विधान परिषद में, तो उसमें लॉर्ड मिंटो ने ये कर दिया कि मुस्लिम प्रतिनिधि को केवल मुस्लिम वोटर वोट कर सकेंगे। एक, अब समझ में आई बात कि पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर वोटिंग करने का जो प्रस्ताव आया या फिर नियम बना, अधिनियम, वो कौन सा था, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिकता का प्रथम जनक लॉर्ड मिंटो, उसने क्या किया, जो भी मतलब परिषद में लोग खड़े होते थे प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसमें उन्होंने ये कर दिया कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व होगा, जो उसको केवल मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे, हिंदू वोटर नहीं दे सकेंगे उसको वोट। और वो तो इनको क्या लगने लगा, मुस्लिम प्रतिनिधि को जब उन वोट कम पाते तो उनको यही लगता कि मुस्लिम हमारे भाई हैं या फिर हमारे साथ हैं, और जो व्यक्ति, जैसे उन्होंने मना कर दिया कि दूसरे व्यक्ति मुस्लिम को वोट नहीं दे सकते, तो उनको यही लगता था कि ये लोग हमारे अपोज में हैं। मतलब, और आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी थी हिंदू धर्म की, फिर मुस्लिम। तो अब मुस्लिम प्रतिनिधित्व का जो व्यक्ति था उसको ये लगने लगा कि हिंदू लोग हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो नियम ही ऐसा आ गया था ना कि मुस्लिम लोग ही केवल वोट दे सकते थे मुस्लिम प्रतिनिधि को। तो पहली बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व या फिर मुस्लिम को वोट देने का अधिकार केवल मुस्लिम व्यक्ति को दिया गया। तो इसमें ये हुआ बात। और अभी तक जो जैन, हिंदू या फिर और जो धर्म के लोग थे, उनको अभी वैसा ही चल रहा था कि मतलब उनको जो भी कोई भी वोट दे सकता है, हिंदू को चाहे जैन, जैन को चाहे हिंदू, चाहे ईसाई को कोई भी, तो वो चीज़ें चल रही थी। केवल मुस्लिमों को अलग कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि पहली बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व या मुस्लिमों का चुनाव या फिर वोटिंग के लिए जो व्यवस्था थी, उसको किसने अलग किया, तो लॉर्ड मिंटो ने, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और एक बात उसने बोली थी, जो उस समय वायसराय हुआ करते थे, ये लास्ट ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर उसको आपने नोट कर लिया। अब जो व्यक्ति हुआ था भारत सचिव, और एक बात हुआ था मिंटो। तो मिंटो जो वायसराय था, उन्होंने भारत सचिव मार्ले से एक बात कही, जो कि काफ़ी फेमस लाइन है वो उस समय की, कि
मिंटो ने मार्ले से ये एक लाइन कहा, कथन था, ये कथन कई बार एग्जाम में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग में, ये 4th पॉइंट है, कथन में मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ये सेंटेंस कि जो उस समय के वायसराय मिंटो हुआ करते थे उनने सचिव से क्या बात कही थी। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन कहा, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा। ठीक है, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ये कथन किसने कहा था? तो मिंटो ने मार्ले से, कहा था। ये कथन क्या था? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। तो उसका फल आज तक भीषण हो ही रहा है। जैसे उन्होंने कम्युनिटी बेस में पहली बार सन 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने अलग कर दिया था, और उसी का नतीजा है आज भारत में जितने भी सांप्रदायिक दंगे या फिर जितने भी सांप्रदायिक मामले हैं वो सन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद से ही वहाँ से उसका जन्म हुआ। तो इस तरह से आज हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम समाप्त कर लिया। आज की चर्चा का विषय था 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और सन 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे सन 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का अधिनियम। तो आशा करते हैं आज के तीनों अधिनियम आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।